जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट। हम लोग 12 देखेंगे, आपको 1 से लेकर 11 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सेट को। तो यहाँ पर हम लोग का सेट का पहला प्रश्न ये रहा। यहाँ पर आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड में यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। प्रतिदिन आपको एक एक सेट दिया जा रहा है, क्योंकि आपका जो फायरमैन का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ही कम समय बचे हैं। तो आप अपने तैयारी को बेहतर तरीक़ों से करिए और प्रतिदिन आप लोग एक एक सेट लाते रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि महाजन पद युग में उज्जैन इसकी राजधानी थी। यहाँ पर जो उज्जैन थी किसकी राजधानी थी, तो यह अवंती की राजधानी थी, यहाँ पर जो उज्जैन थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का दूसरा नंबर है कि अमरकंटक डॉट जिलों में स्थित है। यह अमरकंटक किस जिले में स्थित है भाई, तो देखिए ये जो अमरकंटक है अनूपपुर जिले में स्थित है। ठीक, विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रेणियों के संधि स्थल पर मैकाल पहाड़ी पर अमरकंटक स्थित है, जो नर्मदा नदी, सोन नदी तथा जोहिला नदियों का उद्गम स्थान है। ये जो अनूपपुर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग का है कि निम्नांकित में से भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा। यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा गया है, तो गंगा नदी डॉल्फिन यहाँ पर राइट आंसर आप ए कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही है। ठीक, राइट आंसर आप ए कर लीजिए। इसका जो यहाँ पर बात करते हैं जनसंख्या का, तो इसकी जनसंख्या 20 करोड़ 70,81,417 है। लगभग यहाँ पर आपको 21 करोड़ के समथिंग है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी। नर्मदा के समांतर जो बहने वाली नदी है वह कौन सी नदी है, वो तप्ती नदी है। यहाँ पर राइट आंसर आप तप्ती नदी कलिए, जो कि ये नर्मदा के समांतर बहती है। चलिए अगला प्रश्न की प्रश्न है हम लोग का, प्राचीन शहर उज्जैन डॉट नदी के तट पर स्थित है। ये उज्जैन जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपको शिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन। अगला प्रश्न की 7वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस निकाय ने 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया था। कौन सा निकाय है जो योजना आयोग का 2015 में स्थान ले लिया, तो देखिए 2015 का जो स्थान ले लिया ये लिया नीति आयोग ने। ठीक, नीति आयोग 1 जनवरी 1915 को ये लागू किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखिए। यहाँ पर योजना आयोग का नाम बदलकर मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2015 को संकल्प द्वारा बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, और ये इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है कि किस विधेयक बिल को मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसको मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए धन विधेयक को आपको केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ये जो संविधान के धारा 110 में परिभाषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन जाना जाता है। यहाँ पर ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसको जानते हैं, तो यहाँ पर देखिए दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों, तो देखिए दादा भाई नौरोजी उनका राष्ट्र प्रेम, मृदु स्वभाव और विद्वता के कारण इसे इस नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से। ग्रैंड ओल्ड मैन यानी ग्रैंड ओल्ड मैन। चलिए अगला प्रश्न 10वें नंबर प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न है कि निरोग रहने के लिए स्वस्थ एक निर्धारक कारक है जिससे कि यहाँ पर केवल दक्षतापूर्ण कार्य कर सके, केवल मानसिक रूप से सतर्क रह सके, केवल समाज में सक्रियता के साथ सम्मिलित रह सके। यहाँ पर उपयोग में से सभी हो सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 11वें नंबर प्रश्न है कि कोशिकाओं की दीवारें पतली होती है और कोशिकाओं में बड़े अंतर कोशिका स्थान संलग्न होते हैं। कोशिकाएं जीवित है और वे भोजन संग्रहित करती है। उपयुक्त उल्लेखित लक्षण किस पर लागू होते हैं। ये जो लक्षण है किस पर लागू होते हैं, तो ये जो लक्षण है आपको मृदु ऊतक पर लागू होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर मृदु ऊतक पर ये क्या बोलते हैं, ये लक्षण है सभी लागू होते हैं।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 12वां नंबर की सेल्यूलोज को पहचानने के लिए दीमक के आंत में डॉट 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 होते हैं। यहाँ पर सेल्यूलोज को पहचानने के लिए दीमक की आंत में क्या होते हैं, तो देखिए वहाँ पर दीमक के जो आंत में यहाँ पर जीवाणु होते हैं। राइट आंसर, दीमक की आंत में जीवाणु होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए 13वां नंबर प्रश्न है कि चमकदार रोशनी के प्रति संवेदनशील आंखें की प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती है। यह प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती है, तो यह होती है आपको शंकु कोण से, यहाँ पर शंकु कोशिकाएं होती है। राइट आंसर इसका आप ए कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का कि जीवों का वह समूह जो एक दूसरे से मेल खाता है निम्न है। यहाँ पर जो जीवों का वह समूह जो एक दूसरे से मेल खाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रजातियां कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न उल्लेखित रोगों में से किस एक को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। टीका के द्वारा किसको रोका जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर जो टीका के द्वारा रोका जा सकता है यकृत शोधक, यहाँ पर हेपेटाइटिस को टीका के द्वारा रोका जा सकता है। देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि यकृत शोध, यहाँ पर जो हेपेटाइटिस को टीका के द्वारा रोका जा सकता है। एड्स के टीका का विकास किया जा रहा है किंतु अभी हुआ नहीं है, अभी असफल है। मधुमेह हार्मोन की कमी से होता है, इसका भी जो टीका है संभव नहीं है। और तीसरा यहाँ पर जो कैंसर है जीवाणु या विषाणु से नहीं होता है, इसका जो टीका है संभव नहीं है। ठीक, इसका भी टीका संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो हेपेटाइटिस से सिर्फ इसी को टीका के द्वारा रोका जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, न्यूनतम या बिना रसायनों के प्रयोग की कृषि खेती प्रणाली का उपयोग खाद के अधिकतम निवेश खेत अपशेष और जैव कारक का उपयोग कहलाता है। वो ये क्या कहलाता है, तो देखिए ये जो कहलाता है आपको जैव कृषि कहलाता है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर, यहाँ पर बिना रसायन की जो खेती होती है उसे जैव कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि उस फाइलम का नाम बताइए जिसमें पशुओं में जल संवाहिनी तंत्र होते हैं। यहाँ पर उस फाइलम का नाम बताइए जिसमें पशुओं में जल संवाहिनी तंत्र होते हैं, तो कौन से हैं, वो हो जाएगा आपका एकाइनोडर्माटा। यहाँ पर राइट आंसर एकाइनोडर्माटा। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर हम लोग का कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन डॉट 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 के द्वारा होता है। ये दो डॉट मतलब इस किसका उदाहरण है, ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन है ये किसका उदाहरण है, तो यह उदाहरण जो है आपका अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। आप लोग बी कर लीजिए, यह अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। पिघले एल्युमिनियम ऑक्साइड में डीसी विद्युत प्रवाहित करने की पर यहाँ पर डीसी विद्युत प्रवाहित करने से एल्युमिनियम धातु एवं ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है, अतः यह अपघटन अभिक्रिया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का कि प्रदूषित हवा में सांस लेने से होने वाली बीमारी कौन सी है। ठीक, प्रदूषित हवा में सांस लेने से होने वाली बीमारी यहाँ पर पूछा गया है, तो वह बीमारी है दामा, जो कि है प्रदूषित हवा में सांस लेने से होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र डॉट डॉट की ओर निर्देशित करता है। तो ये जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है यह किस दिशा की ओर निर्देशित करता है, जो बिल्कुल यह निर्देशित करता है आपको उत्तर दिशा की ओर। यहाँ पर राइट आंसर उत्तर दिशा की ओर निर्देशित करता है। अगला प्रश्न किया 21 नंबर है कि निम्न में से गलत कथन को पहचानना है। इसमें गलत कथन कौन सा है, तो यहाँ पर है उपकला उत्तक में अत्यधिक अंतर अधिक कोशिका जगह होती है। यहाँ पर जो कथन है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न है कि जब विद्युत धारा किसी तार में प्रवाहित हो रही होती है तो तार से होकर गति करने वाले कण डॉट डॉट होते हैं। तो उस समय जो तार से गति कर रहे होते हैं वो कण जो होते हैं इलेक्ट्रॉन कण होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, वह इलेक्ट्रॉन के कण होते हैं। देखिए धातुओं में विद्युत जब प्रवाह इलेक्ट्रॉन के बहाव के ठीक विपरीत दिशा में होता है। आयनिक द्रव्य अथवा आयनिक विलयन में विद्युत प्रवाह दोनों प्रकार के आयनों से प्रवाह के कारण होते हैं इसमें। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न हम लोग का 23 नंबर है कि वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कौन सा प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर आपका जो आभासी प्रतिबिंब है इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से किस दिन को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर आपको 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न हम लोग का है कि बिहू त्यौहार मुख्यतः यहाँ मनाया जाता है। बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये असम का जो त्यौहार है, ये मुख्य त्यौहार है, ये बिहू है। ठीक, देखिए बिहू नाम से 3 त्यौहार असम में मनाए जाते हैं। पहला जो है रंगोली बिहू, दूसरा जो है कोंगली बिहू और तीसरा है जो माघ बिहू। ये 3 प्रकार का बिहू असम में मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। यहाँ पर देखिए जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, यह उत्तराखंड में। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये उत्तराखंड में है। इसे देखिए जो उत्तराखंड में नैनीताल जिले में रामनगर के समीप पे यह राष्ट्रीय उद्यान है। इसको 1936, ठीक 1936 में रॉयल बाग टाइगर में, सॉरी यहाँ पर रॉयल बाग, यहाँ पर क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक, रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था 1936 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा पशु राष्ट्रीय सम प्रतीक पर उपस्थित नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर कौन से पशु है जो राष्ट्रीय सम प्रतीक पर स्थित नहीं होते, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा गाय इस पर नहीं होते। आप लोग देखते होंगे कि जो अशोक स्तंभ होता है उसमें 3 जानवर का जो चित्र होता है। पहला घोड़ा होता है, दूसरा इसमें शेर होता है और तीसरा पर यहाँ पर सांड होता है। तो आपका राइट आंसर इसमें गाय नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि राष्ट्रीय रक्षा दिवस कब मनाए थे। राष्ट्रीय रक्षा दिवस ये कब मनाया है, तो बिल्कुल ये जो मनाया था आपको 3 मार्च को मनाया था। राइट आंसर आप लोग सीख कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। कालिदास ने कौन सा नाटक नहीं लिखा था, तो यहाँ पर जो देखिए विक्रमोर्वशीयम है जो ये कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये इनके द्वारा कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 30 नंबर है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्धित है। किस उपलेख में उपलब्धित है, तो यह जो उपलब्धित है ये नालंदा के उपलेख में यह क्या बोलते हैं, ये उपलब्ध में वर्णित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 31 नंबर है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। यहाँ पर जो सोने के सर्वाधिक सिक्के हैं यह किस काल में जारी किए गए थे, तो यह मौर्य काल में जारी किए गए थे। यहाँ पर राइट आंसर आप सीख लीजिए, मौर्य काल में। देखिए जो गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य का जो अत्यधिक विकास हुआ, सभी गुप्त शासकों ने विशाल संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। गुप्तकालीन सिक्के अत्यधिक कलात्मक होते थे। अगला प्रश्न हम लोग के यहाँ पर 32 नंबर है कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसको माना जाता है, तो यहाँ पर कुमार गुप्त को माना जाता है। ठीक, यहाँ पर जो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है कुमार गुप्त प्रथम, यानी ध्रुव देवी से उत्पन्न पुत्र कुमार गुप्त जो साम्राज्य के शासक बना, इसके शासनकाल में नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना की गई। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 33 नंबर है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। सती प्रथा का जो पहला उल्लेख है कहाँ से, ये एरन अभिलेख से मिलता है। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, एरन अभिलेख से ये मिलता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 34 नंबर प्रश्न है कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक। यहाँ पर तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो बिल्कुल वह था आपका रामगुप्त। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला ... नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। हिमाचल प्रदेश से नृत्य का एक रूप है, कौन सा है, तो वह जो रूप है वह रूप है छद्म रूप। यहाँ पर छद्म नृत्य जो है ये बौद्ध आत्माओं को भगाने के लिए, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए एक नृत्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 36 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि
ग्रामीण आवास निधि को बस डॉट में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर एक स्थान में क्या जाएगा, यहाँ पर आपका 2008-9 में यहाँ पर जो इंदिरा आवास है ना वही है। यहाँ पर इंदिरा आवास की शुरुआत जो है 2008-9 में ये शुरू किया गया था, स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का कि 1876 में कोलकाता में डॉट के द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई। यहाँ पर राइट आंसर आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो सुरेंद्र नाथ टैगोर ने 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की, जिसको बाद में बदलकर इसी को बाद में 1885 में इस संगठन को विलय करके कांग्रेस में कर दिया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। महाभियोग का प्रस्ताव है जो किस जज के यहाँ पर न्यायाधीश को पेश किया गया था? तो यहाँ पर वह जो है ये जस्टिस रामास्वामी इसको बारे में हम लोग थोड़ा सा इसको डीपली जानते हैं। देखिए, आज़ाद भारत में पहली बार किसी न्यायाधीश को पद से हटाने की कार्यवाही 1991 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जज बी रामास्वामी महाभियोग का सामना करने वाले पहले जस्टिस थे। उनके खिलाफ 1991 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि यह प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया था। उनके खिलाफ 1990 में पंजाब और हरियाणा कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के आधार पर पद से हटाने के लिए महाभियोग जो है प्रस्ताव किया गया था। इनको हटाने के लिए किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? ठीक, रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो यह है आपका अधिकार पृच्छ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकार पृच्छ है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का 40 नंबर है कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश डॉट के द्वारा की गई थी। तो ये जीएसटी परिषद के द्वारा की गई थी। ठीक, ये जो सिफारिश है जीएसटी परिषद के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का है कि मूसी तथा भीमा डॉट नदी की सहायक नदियाँ है। तो ये जो मूसी और भीमा है किसकी? ये कृष्ण नदी की सहायक नदियाँ है। ठीक, मूसी और भीमा किसकी सहायक नदियाँ है? तो ये कृष्ण नदी की सहायक नदियाँ है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बदम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? किसको? तो यहाँ पर हेमेटाइट को। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेमेटाइट को खनन किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर एक श्रृंखलन का गुण डॉट में प्रबल होता है। ये जो श्रृंखलन का गुण है किसमें प्रबल होता है? ठीक, तो ये प्रबल होता है कार्बन में। यहाँ पर राइट आंसर बी कर लीजिए, कार्बन में जो होता है प्रबल होता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का है कि पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डॉट में पाई जाती है। ये सुंदरी कहाँ पाई जाती है? तो ये मैंग्रोव वन में पाई जाती है। जो सुंदरी प्रजाति के पेड़ है ये मैंग्रोव में पाई जाती है। चलिए यहाँ पर हम लोग का अगला प्रश्न है कि जे टॉमसन को डॉट की खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। नोबेल पुरस्कार, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये कब मिला था? 1906 में मिला था। 1906 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि पांडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो पहली महिला यहाँ पर किरण बेदी थी। यहाँ पर पुलिस में पहली महिला किरण बेदी थी। देखिए यहाँ पर
किरण बेदी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उन्होंने जुलाई 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती होने के साथ उन्हें देश की पहली महिला IPS अधिकारी होने का गौरव प्राप्त हुआ, हासिल हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 47वां प्रश्न है कि किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया, तो वह फ्रांस ने किया था। कब किया था? 1954 में ये सेवा कर लागू किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था। वाडियार राजवंश का जो शासन था यहाँ पर किस स्थान पर था, पूछा गया किस स्थान पर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मैसूर में। ठीक, मैसूर में इसका शासन था। ये 1399 से लेकर 1947 तक ने उन्होंने तैमूर पर शासन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 49 नंबर है कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। ये जो बलुआ पत्थर है किस प्रकार की चट्टान है, तो यह औषधि चट्टान है। यहाँ पर राइट आंसर डी कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग का 50 नंबर है कि सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ जंतुओं की श्रेणी में जंतुओं के किस श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये तीनों है ना, चारों है, ये सरीसृप की श्रेणी में आता है। जो रेंग कर चलता है उसको सरीसृप के अंदर रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो देखिए जो कल्लपक्कम है शक्ति संयंत्र है, ये तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट देखिए। प्रश्न है कि जब कार्बन यौगिकों को सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो वह ईथेन प्रदान करता है। ईथेन प्रदान करता है यौगिक एक है। यहाँ पर कौन सा यौगिक है, तो देखिए वह जो यौगिक है वह एल्कोहल है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो यौगिक है एल्कोहल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का कि वे खगोलीय पिंड जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है वह निम्न होते हैं। वह निम्न होते कौन से होते हैं, वे ग्रह होते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग का प्रश्न इसको मिटाते हैं। यहाँ पर 54 और प्रश्न है कि प्रश्न है कि किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है। किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो यहाँ पर देखिएगा सहचर कोशिकाओं में यह जो छिद्रित कोशिका भित्ति है वह नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि 55 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर का कौन सा तंत्र संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होता है। संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होता है, तो यहाँ पर प्रतिरक्षी तंत्र हो जाएंगे। यहाँ पर राइट आंसर प्रतिरक्षी तंत्र जो है आपको संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होते हैं, फलस्वरूप मानव शरीर में किसी रोग से लड़ने को क्षमता प्रदान करते हैं। ये जो प्रतिरक्षी तंत्र होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न है कि वसा को भंडारित करने वाले ऊतक का नाम बताइए। वसा को भंडारित करने वाला ऊतक कौन सा है, बिल्कुल यह ऊतक है वसीय ऊतक। यहाँ पर राइट आंसर सी के लिए। देखिए वसीय ऊतक मानव शरीर में उपस्थित वसा को एकत्रित करता है। उस वसा ऊतक जो बना होता है वह एडियोसाइट नामक कोशिका से बना होता है। ये जो वसा ऊतक होता है एडियोसाइट नामक कोशिका से बना होता है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न हम लोग का ठोस अपशिष्टों का क्या तात्पर्य। यहाँ पर ठोस अपशिष्टों का जो तात्पर्य है ना, यहाँ पर उपयुक्त में से सभी, यानी कि केवल विकारित सब्जियां एवं सब्जियों के छिलके, केवल पशुओं का गोबर, लकड़ी, कागज, कपड़ा, फूस, पटसन, चाय, प्रयुक्त चाय की कहते यहाँ पर उपयोग में से सभी हो जाएगा। ठीक, ये सभी ठोस अपशिष्ट से है। अगला प्रश्न देख जाए। 58वां प्रश्न है कि मंदिर की घंटियाँ धातुओं में बनी होती है क्योंकि वे निम्न होते हैं। वे क्या निम्न होते हैं, वे ध्वनिक होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ध्वनिक होते हैं। राइट आंसर डी कर लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए जो मंदिर में घंटियाँ प्रयुक्त घंटियाँ धातुओं से बनी होती है क्योंकि यहाँ पर ध्वनिक होती है, फलस्वरूप उसकी आवाज़ जो है वो मधुर होती है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न हम लोग का है कि किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों में
से कौन सा एक लड़कों से संबंधित नहीं है? कौन सा परिवर्तन है जो लड़कों से संबंधित नहीं है? तो देखें यहाँ पर ये जो अनिमेष स्वर है ये नहीं है। यहाँ पर मूँछ आना, ऊंचाई में वृद्धि, चौड़े कंधे, ये सभी है, लेकिन अनिमेशन स्वर यानी कि जो मधुर आवाज़ होता है वो उम्र बढ़ने पर जो लड़कों के किशोरावस्था में ये नहीं होता है। आवाज़ थोड़ा सा यहाँ पर फटना यानी मतलब कुछ कड़वा आवाज़ होता है, ठीक। ये अनिमेष यानी मधुर नहीं होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि द्रुतगामी बीज डॉट डॉट में पाए जाते हैं। तो ये जो द्रुतगामी है ड्रामेस्टिक में पाए जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि हिमालय के जंगल विशेष रूप से गढ़वाल के जंगल पिछले कुछ ग्रीष्मकाल से नियमित रूप से जल रहे हैं। इसके कारण उस क्षेत्र के वनस्पतिक आवरण का भारी नुकसान हुआ है। जंगल की आग तेज़ी से फैलने का कारण हो सकता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है केवल मजबूत हवाओं का संचालित, बिल्कुल सही है। केवल उच्च तापमान, बिल्कुल ये भी सही है। और यहाँ पर केवल दीर्घकालीन अनावृष्टि यानी कि ज़्यादा दिन तक बूंदी नहीं पर बारिश नहीं होने के कारण भी ये जल सकता है। उपयुक्त में से ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के 62 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि जब इलेक्ट्रोडों को अम्लीकृत पानी में डुबाया जाता है तो तब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो धनात्मक सिरे पर बनने वाले बुलबुले होते हैं। धनात्मक सिरों पर बनने वाले बुलबुले क्या होते हैं? वो ऑक्सीजन गैस होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन गैस होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? नेपाल देश का संस्थापक किस राजा को माना जाता है? तो देखिए पृथ्वी नारायण शाह को ये जो नेपाल देश का संस्थापक वो माना जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि किस वर्ष में भूटान के चौथे राजा जंगमे संगे वागचुक द्वारा सकल प्रसन्नता सूचकांक शब्द गढ़ा गया? तो यह गढ़ा गया था 1972 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली डॉट देश की एक अनूठी संस्कृति प्रथा है, ठीक। तो ये जो आपको जनकू जीवन उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली नेपाल देश की एक अनूठी संस्कृति प्रथा है, ठीक। यहाँ पर नेपाल की जनकू ये प्रथा है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न 66 नंबर है कि रॉलेट एक्ट का प्रतिक्रिया के रूप में डॉट को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया है। यहाँ पर राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित जो किया गया है 6 अप्रैल 1919 को यह अपमान है। यहाँ पर आपको याद रखिए ये जो रॉलेट एक्ट के प्रतिक्रिया के रूप में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? बजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है कौन सी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यह पश्तून। यहाँ पर पश्तून या पश्तून है, पश्तून ये जो क्या बोलते हैं पश्तून जनजाति है, ठीक। बजीरी नृत्य करती है पश्तून जनजाति। अगला प्रश्न हम लोग का 68 नंबर प्रश्न है कि मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों को कहा जाता है? मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए गए यंत्रों को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो इस यंत्रों को तनाव मापी कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर डी कर लीजिएगा, तनाव मापी कहते हैं उसको। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर अर्थशास्त्रीय दृष्टि से मध्यवर्ती वस्तुओं से हमारा क्या तात्पर्य? हमारा क्या तात्पर्य है मध्यवर्ती वस्तुओं से? तो देखिए यहाँ पर पुनः विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेचा जाने वाला सामान, यही आपका जो मध्यवर्ती वस्तुओं से हमारा तात्पर्य है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि अटल टिंकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा की गई एक पहल है? ये जो अटल टिंकरिंग लैब्स है किस संस्था के द्वारा की गई एक पहल है? तो ये नीति आयोग के द्वारा की गई एक पहल है। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का 71 नंबर के विश्व में निम्नलिखित में से किस देश की सबसे बड़ी सांसद है? तो सबसे बड़ी जो सांसद है चीन की है, ठीक। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है। धूम कोहरे का एक घटक कौन नहीं है, तो बिल्कुल इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा धूम कोहरे का नहीं है। ये जो क्लोरीन ऑक्साइड है ये धूम कोहरे का घटक नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 73 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा चरण एक तितली के कार्यावंतरण में तीसरा चरण होता है। तीसरा चरण कौन सा होता है, तो यहाँ पर जो यूपा है ये तितली के कार्यावंतरण में तीसरा चरण होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा कौन सा है। यहाँ पर देखिए कीटभक्षी पौधा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो बीनस फ्लाई ट्रैप है ये कीटभक्षी पौधा है। इसका देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ पर सुंदरी का पिंजरा, इसको सुंदरी का पिंजरा पौधा अमेरिकी में पाया जाता है। इस पौधे के पत्ते का ऊपरी का जो भाग दो पलवों के आकार के समान होता है, मैंने कि दो जो ढक्कन जैसा होता है, दोनों तरफ से ढका होता है, और इसके बीच में एंजिस वाले भाग पर 6 संवेदक बाल रहते हैं। मधु की तलाश में भटकता हुआ कीड़ा जैसे ही इन बालों के से स्पर्श करता है, जैसे ही मतलब 6 बाल होते हैं, इसके जैसे ही कीड़ा उसमें कोई पड़ता है तो जब दोनों ओर से जो पंखुड़िया है उसमें बंद हो जाता है। बंद होने के बाद वहाँ पर जो यहाँ पर उसके ग्रंथियों के द्वारा यहाँ पर एक पाचक रस निकलता है, जिससे उसमें कीड़ा को सोख लेता है और वह जो कीड़ा है उसमें मर जाता है और वो खा लेता है। ठीक, तो यही था वहाँ पर। और पेंसिल की नोक अथवा उंगलियों से स्पर्श करने पर वह जो ढक्कन है वो ये दोनों पल्ले हो वो नहीं बंद होता है, लेकिन वो ऐसे जब कीट जाएंगे तो वो बंद हो जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 75 नंबर की मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था, तो मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था वह 26 अगस्त 1910 को हुआ था। मृत्यु कब हुआ है, मृत्यु की बात कर लेते हैं, तो मृत्यु आपको 5 सितंबर 1997 को हुआ था। मृत्यु 5 सितंबर 1997 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा के ऊपर या उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कोणीय दूरी का जो वर्णन करने के लिए यहाँ पर अक्षांश का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर बी कर लीजिए, अक्षांश का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का हिंदी का प्रश्न है, इसको भी देखते हैं। यहाँ पर है कि 77वां प्रश्न से स्टार्ट हुआ कि राम रोटी खाता है वाक्य, यह जो वाक्य है क्रिया के लिए उदाहरण है, तो राम रोटी खाता है यह जो क्रिया है यह सक्रमक क्रिया है। राइट आंसर एक कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 78वां प्रश्न है कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। ठीक, यहाँ पर सही अर्थ युग्म वाला जो शब्द है वो आपका कुल है या कुल है। यहाँ पर एक पहला जो कुल है इसके मतलब वंश होता है, और यहाँ जो कुल होता है तट या किनारा होता है। ठीक, दूसरे कुल का मतलब तट या किनारा, पहले का मतलब वंश होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों के लिए प्रयुक्त विकल्प चुनिए। यहाँ पर 1 और 11, 1 और 11, 1 और 11 का मुहावरा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है संगठन में शक्ति। यहाँ पर संगठन में शक्ति 1 और 11। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग, तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है यहाँ पर कवित्री होता है, और कवित्री जो ऑप्शन डी का लिखा गया ये कवित्री सही है। 81वां प्रश्न है कि साम्राज्य में प्रत्यय, साम्राज्य में कौन सा प्रत्यय आपको दिख रहा है, तो इसमें प्रत्यय है जो य प्रत्यय है, ये साम्राज्य में प्रत्यय है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 82वां प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि मुख्य दर्शन में कौन सा समास है। यहाँ पर मुख्य दर्शन में कौन सा समास है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो समास है वह तत्पुरुष समास है। राइट आंसर आप भी कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद हैं, तो कुल 8 भेद हैं। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर डी बी हो जाएगा, 8 भेद है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 84वां प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड विद क्रैश, यहाँ पर देखिए दी बगलर डिस्प्रेडेड विद द कैश। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो वर्ब है इसमें वर्ब खोजना है, तो देखिए यहाँ पर इंट्रांसिटिव वर्ब है। यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किया गया शब्द है ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि
चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस में टेंस चूज करना है यहाँ पर आई ऑलवेज गो फॉर अ वॉक एवरी डे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द sentence may have error, found out which part of the sentence has an error and select the appropriate option if a sentence is free from error, select no। यहाँ पर एरर खोजना है तो देखिए यहाँ पर स्क्रेड इमेज, यहाँ पर स्क्रेड इमेज है तो यहाँ पर देखिए सीक्रेट है ना, हाँ सीक्रेट इमेज है तो यहाँ पर देखिए इस जो सीक्रेट का मीनिंग है ये गलत लिखा गया। ठीक, इसका जो सही मीनिंग होगा वह सही मीनिंग कैसे होगा तो यहाँ पर देखिए सीक्रेट का जो सही मीनिंग आपको यहाँ पर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सीक्रेट का मीनिंग यहाँ पर ऐसे होगा। ठीक, SSCRE और इसके बाद D होगा, ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पर ये पहले ही कुछ अलग लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर यह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का 87 नंबर प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फॉर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पर कॉन्जिनियल का यहाँ पर एक्सप्रेशन मीनिंग खोजना है तो देखिए यहाँ पर जो कॉन्जिनियल मतलब होता है यहाँ पर अनुकूल होता है। ठीक, तो इसी का हम लोग समान खोजना है तो फॉर एवर यहाँ पर सेम खोजना है तो यहाँ पर देखिए जो फॉर एवर है ये बिल्कुल सही, इसके मतलब होता है गुणकारी या फिर सहायक होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर 88 नंबर की इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फॉर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वन विच अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर हम लोग का ट्रेडिशनल है, इसका अपोजिट मीनिंग खोजना है तो इसका जो अपोजिट मीनिंग होता है यहाँ पर मॉडर्न होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पर परंपरा होता है तो परंपरा का यहाँ पर जो अपोजिट होगा आधुनिक नया होता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन out of the four given alternatives select the alternative which best expresses the meaning of given idiom or phrase। यहाँ पर बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, यहाँ पर बेस्ट ऑफ वर्ल्ड का जो इडियम और फ्रेज खोजना है, मुहावरा यहाँ होता है तो इसका जो अर्थ होता है यहाँ पर देखिए बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड का जो मतलब होता है वह होता है यहाँ पर दोनों हाथों में लड्डू। तो इसके मुहावरे का जो सही अर्थ क्या होगा यहाँ पर आपका जो हो जाएगा हैविंग ऑल दी एडवांटेज, यहाँ पर एडवांटेज यहाँ पर राइट आंसर आप ए कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, हम लोग का प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड हैज बीन रिटन इन 4 डिफरेंट वे आउट ऑफ द ओनली वन करेक्टली स्पेल्ड सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर हम लोग का 4 ऑप्शन लिखा गया है। सिंगजन यहाँ पर सिंगनन लिखा गया है, इसमें कौन सा सही है तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ए का वह सही लिखा गया, इसके मतलब होता है चेतावनी या फिर संकेत। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर आप ए कर लीजिए। और यह प्रश्न हम लोग का मैथ का है तो आप लोग इसको PDF के साथ सॉल्व कीजिएगा। और जो हम लोग का यह सेट प्रैक्टिस था वह सेट प्रैक्टिस 12 था, आपको जो 13 है जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।